इंजीनियर रशीद की मुस्तक़बिल जमानत पर फैसला जल्द आ सकता है और फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है। तकरीबन 4 महीने से पटियाला हाउस कोर्ट जिला जज के पास मुस्तक़िल जमानत की ताल्लुक से फैसला महफूज है और दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट जज को मुस्तक़िल जमानत को निपटाने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी अरकान शरीक हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास शुरू होने जा रहा है और वहीं अब गहमा गहमी भी इस हवाले से बढ़ चुकी है। इस सिलसिले में बीजेपी के जो नौ मुंतखब अरकान असेंबली है, 19 नौ मुंतखब अरकान असेंबली है जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जेपी नड्डा खुद इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इस हवाले से सवाल करने हैं, एक बजट सेशन में किस तरह से ओपोजिशन का रोल अदा करना होता है, ये इन तमाम बीजेपी अरकान असेंबली को सिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ये एक रूटीन मैटर है और कार्यकर्ताओं का रहता है और 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें पार्टी की विचारधारा होगी, पार्टी का वर्किंग करने का तरीका और हमने एटिकेट्स, इथिक्स, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें तय होगी। तो आपको लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही जो लेजिस्लेटर्स है उनको तैयार किया जा रहा है? कार्यकर्ता की नर्चरिंग के होते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण, एकात्म मानववाद, ये हमारी बेसिक लाइन है और विभिन्न स्तर पे कार्यकर्ता को ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में जाना पड़ता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 के असेंबली चुनाव में पहली बार जो विधायक चुन के आए, ये विधायकों के लिए एक्सक्लूसिव एक प्रशिक्षण शिविर है। एक विधायक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पब्लिक के साथ, सरकार के साथ, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सेशन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख भूमिका है, उस पे भी यहाँ पे चर्चा होगी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन हो, बिल हो या कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंटी नेशनल, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें अनडेमोक्रेटिक ऐसे शब्दों की भू आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, अपोज करेगी। किसी भी कीमत पे ऐसे रेजोल्यूशन को अलाउ नहीं करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल अवशेष बचे हैं, रिमेन्स बचे हैं, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। वो इस प्रकार के कोई सेंसेशनल वर्ड्स निकाल के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने ये कहा कि लेकिन जो सेशन है इसमें देखिए, आपने रेजोल्यूशंस की बात की कि आप उसको बर्दाश्त, लेकिन लोगों के मसाइल भी बहुत सारे हैं। डेलीवेजर्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने इसलिए कहा कि ऐसे किसी भी बात को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, आपको बता दें पेशावर में धमाके में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में यह धमाका हुआ है। धमाके में कई अफराद जाबहक होने की इत्तला मिल रही है। दारुल उलूम हक्कानिया अकूड़ा खंडक मस्जिद में यह धमाका हुआ है और पेशावर में धमाके से खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। तहकीकात इस हवाले से जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप पेशावर की इस मस्जिद से देख रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में यह धमाका हुआ है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पेशावर में मस्जिद में यह धमाका, इस हवाले से हमारे पास अभी क्या कुछ मजीद अपडेट है?
देखिए, खैबर पख्तूनवा के नौशेरा जिले में ये धमाका हुआ है और आज जुमे की नमाज का जिक्र आप कर रहे हैं। इस धमाके में अब तक जो देखिए अलग अलग जानकारी आई है। एक जानकारी ये आ रही है कि 10 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। सुसाइड बॉम्बर साइड के रास्ते से, जो मस्जिद का साइड का मतलब बगल से जो रास्ता जाता था, वहां से घुसा है और ये सुसाइड बॉम्बर था जिसने इस बड़े धमाके को अंजाम दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन एक रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है और उससे ज्यादा लोग अभी घायल है। लेकिन न्यूज इन इंडिया जम्मू कश्मीर के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जमीयत उलेमा इस्लाम समी एक संगठन है, उसके जो प्रमुख है, मौजूदा में जो लीडर है, उनकी मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौत की खबर आ रही है। और एक और बात बताना चाहेंगे कि आखिर ये जिनकी मौत की खबर है, जी बिल्कुल। तो आपने जिस तरह से बताया कि मीडिया रिपोर्ट से कुछ अलग अलग खबरें मौत के हवाले से सामने आ रही है, क्या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी, अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पर कोई बयान अब तक आया है? हालांकि अभी क्योंकि नमाज के दौरान ही ये हमला हुआ है, लेकिन कोई ऑफिशियल्स की तरफ से अगर कुछ बयान दिया गया हो? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है, भर्त्सना की है और दूसरे प्रमुख नेताओं ने भी भर्त्सना की है इस हमले की जो सुसाइड बॉम्बर ने किया मस्जिद में, रिलीजियस इलाके में किया है, खैबर पख्तूनवा के। और मैं जिक्र कर रहा था मौलाना हमीदुल हक हक्कानी, जो कि जमीयत उलेमा ए इस्लाम समी का प्रमुख है, उसकी मौत की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है। और ये मौलाना समीउल हक हक्कानी के बेटे, जिन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ तालिबान कहा जाता था, उनकी भी हत्या कर दी गई 2018 में। तो ये मीडिया रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में यह भी खबर है कि 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें JUIS के चीफ को घायल बताया गया है। लेकिन एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबरें सामने आ रही है कि JUIS के चीफ की इसमें मौत हो गई है। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक बड़ा हमला था, सुसाइड बॉम्बर ने किया था, मस्जिद में किया जुमे की नमाज के दौरान, और उसने कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई। नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। पेशावर में धमाके से खौफ-ओ-हिरास फैल गया है और इस हवाले से अभी जो है पूरे तरीके से तस्दीक होना बाकी है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जमीयत के सदर की इसमें मौत हुई है, तस्दीक होना बाकी है। लेकिन आपको बता दें, खुदकुश धमाका हुआ है पेशावर की इस मस्जिद में। जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है। इतला के मुताबिक आपको बता दें, दारुल उलूम हक्कानिया अखूड़ा खटक मस्जिद में ये धमाका हुआ है, खुदकुश धमाका है और इस हवाले से अभी तस्दीक होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर पार्टी के अरकान असेंबली के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया और इस तरबियती कैंप में तमाम बीजेपी अरकान असेंबली शरीक हैं, जहां उन्हें पार्टी के नज़रियात और तंजीमी अमूर दीगर अहम मामलात पर रहनुमाई दी जा रही है। कैंप का मकसद अरकान असेंबली की सलाहियतों में निखार लाना और तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाना है। बीजेपी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप यहाँ कटरा में शुरू हो गया और अभी विधिवत तरीके से इसकी इनाग्रेशन हो गई है। आप देख सकते हैं BL संतोष, जो कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ साथ तरुण चुग, जो कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ LOP सुनील शर्मा को भी आप देख सकते हैं, सच शर्मा है प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के, MP जुगल किशोर, उनके साथ बाकी गणमान्य लीडर भी है यहाँ पे पहुंचे हैं इस कटरा में। और आप देख सकते हैं विधायकों की अगर हम बात करें तो विधायक भी आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो 28 विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। 2 दिन का परीक्षण शिविर चलेगा, ये 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप चलेगा, जिस ट्रेनिंग कैंप में जो विधायक हैं उनको आगे की जो असेंबली जो सेशन है 3 मार्च से, उसके बारे में पूरा उनको समझाया जाएगा, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज उनको उठाने हैं वो उनको दिखाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको एक तरह से ट्यूशन दिया जाएगा। और इस तरह से जो आगामी जो सेशन है उसमें जो पार्टी के विधायकों की रणनीति क्या रहेगी और किन किन इश्यूज पर वो क्या क्या बोलेंगे या क्या क्या
स्टैंड लेंगे, उस पर उनको पूरा परीक्षण दिया जाए। कल जो है जेपी नड्डा जो कि जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पे करेंगे। और फिर एक बार हम दिखाएंगे कि जो लीडर हैं, जो गणमान्य लीडर हैं, वो ये भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें एमपीज हैं, जिस पर मैंने कहा BL संतोष हैं, वो उनकी भाषण पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि मीडिया को वो कवर करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे उस पर बाद में हम लोगों से, पार्टी के लीडरों से बात करेंगे। लेकिन तरुण चुग, BL संतोष, सत शर्मा, सुनील शर्मा और बाकी जो लीडर हैं वो यहाँ पे अपने जो मूल मंत्र है, जो गुण है, वो समझाएंगे विधायकों को और कोशिश करेंगे कि जो आगे की विधानसभा, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात बने उसमें पूरा इम्कान है कि बीजेपी बड़ी एग्रेसिव पोस्चर के साथ उठेगी, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड बीडीपी ने लिया है, सज्जालों ने जिस तरह कहा कि वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे, जिस रेजोल्यूशन में धारा 370 की रेस्टोरेशन की मांग है, तो जिस तरह से पहले के सेशन में हंगामा हुआ था, तो इस बार भी बीजेपी बड़ी एग्रेसिव मूड में दिख रही है। और जो विधायकों को यही समझाया जाएगा कि लोगों के हितों की बात तो की जाएगी, लेकिन नेशनलिज्म के प्रति जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। नेशनल इंटरेस्ट की बात है, उसको प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें की जाएंगी। तो फिलहाल जो ये परीक्षण है, ये विधायकों का परीक्षण वर्ग जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और बीजेपी कहीं ना कहीं असेंबली सेशन के दौरान और सड़कों सेशन के अंदर और सेशन के बाहर भी इस सेशन के दौरान पूरा जोर लगाएगी कि अपने मुद्दों को उठाने के लिए, अपने मुद्दों को दिखाने के लिए। और जो विधायक हैं वो भी इस वक्त जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि जो भी उनको समझाया जाएगा, जो भी डायरेक्शन यहाँ से 2 दिन के इस कैंप से मिलेगी, उस डायरेक्शन पे वो फॉलो करें। और फिर जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो पूरे सेशन के दौरान उनको उसी स्टैंड पे कायम रहना है। तो फिलहाल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे शुरू हो रहा है, और इस ट्रेनिंग कैंप पे हमारी पूरी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सनवारी हल्के के इंचार्ज इम्तियाज परे ने हाजन में सड़क के कटाव से बेघर होने वाले अफराद की हालत पर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने मुतासरा खानदानों के लिए फौरी इमदादी इक़दामात और बेहतर रिहाइश की फराहमी पर जोर दिया। इम्तियाज परे ने हाजन सिविल सोसाइटी के सदर मीर बशीर अहमद, GHS हाजन इंतजामिया, मकामी फलाही कम्युनिटी, भारतीय फौज की 13 RR और मीडिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेघर अफराद को जो रिहाइश फराहम की गई है वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इम्तियाज परे ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कार्रवाई करे और मुतासरा खानदानों के लिए मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त करे। जहाँ तक नागानी आफत का ताल्लुक है, मैं समझता था कि शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जाग उठी है, जहाँ हमारा मेन रोड जो है धंस गया है और वहाँ खतरा हर वक्त बरपा है। और उनको यहाँ स्कूल के अंदर शिफ्ट किया गया 5-6 फैमिलीज़ को, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे इंतज़ाम होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नाकस है। ना यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम है, ना पीने का पानी का इंतज़ाम है, न यहाँ पे रहन सहन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। सर्दी का आयाम है और बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, बेचारे दुखज़दा फैमिलीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ आई तो उनको इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइल पैदा करने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम रही है। अगर यहाँ पे यतीम फाउंडेशन ना होती, अगर यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की इनकी इंतज़ामिया ना होती, मीर बशीर अहमद ये जितने भी साथी इनके हैं, अगर ये लोग ना होते शायद ये ठंड से रात को मर जाते। उन्होंने अपने ब्याह पे इनको वो गैस बुखारियाँ मुहैया रखी और कहीं ना कहीं पानी, गर्म पानी मुहैया रखी। और अगर 13 RR ना होती शायद ये भूखे मर जाते रात। और एडमिशन कहाँ से हुई? क्या चाहते एडमिनिस्ट्रेशन हमारी? वो चाहते कि ये लोग मर जाएं, वो चाहते कि हाजिर को हम बेसहारा होकर छोड़ देंगे। लद्दाख के योरगो फोब्रांग गांव के रिहायशी 86 साला सेतन नामग्याल की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव में अदा की गई। भारतीय फौज की फायर एंड फ्यूरी कोर काउंसलर कॉन्चुक स्टेंजन और नंबरदार कॉन्चुक लिंगदन की क़यादत में देहातों ने उन्हें
शानदार खराज अकीदत पेश किया और सेतन नामग्याल ने 1962 की हिंद चीन जंग के दौरान मशक्क़ी लद्दाख में मेजर धन सिंह थापा के साथ पोर्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी और वो 6 माह तक चीनी कैद में भी रहे। उनकी आखिरी रस्मात आज सुबह अंजाम दी गई। इस वक्त हम लोग फोपरंग गांव में यूरको फोपरंग गांव में है। यहाँ पर रिजले से किलोमीटर 160 किलोमीटर दूरी पे है। तो आज यहाँ पर जो धन सिंह थापा के पोर्टर है उनका जो अंतिम संस्कार किया गया। तो हमारे साथ एरिया काउंसलर डिटेल में बताइए काउंसलर साहब, जो आर्मी की तरफ से उनको ट्रिब्यूट दिया गया, आप भी यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी भी था क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है पूरे देश को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि 1962 में जिस समय हम भारत और चीन के साथ जो लड़ाई लड़ा गया ये सिरजाप 1-2 में और इसी तरह रिजंगला में, तो सिरजाप 1-2 में भी हमारे जो जीआर के उस समय फोर्स थे, उस समय मिस्टर सेतन नामग्याल जो है एज अ पॉनी पोर्टर के हिसाब से वो वहाँ पे काम कर रहा था। तो आर्मी के साथ उन्होंने काम किया, वार के दौरान भी काम किया। इसके साथ उनको जो है चाइना ने कैप्चर करके करीब 6 महीने 26 दिन जो है चाइना के कैद में रहा। तो ये चीज़ें जो है देश को नहीं भूलना चाहिए। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए फिर मैंने कोर कमांडर सबको रिक्वेस्ट किया कि उनको लास्ट जो अंतिम संस्कार जो आज कर रहे हैं उस समय जो है ऑनर के साथ करना चाहिए करके मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने तुरंत हाँ किया। तो आज हमारे जब यहाँ पे जो वीट सेरेमनी जो यहाँ पे किया गया, जिसमें कोर कमांडर की ओर से और जीओसी की ओर से और 4th सेक्टर के जो कमांडर्स और 27 RR और हम सब जो है उनको वीट चढ़ा के ये ऑनर जो है हमने लास्ट पे दिया गया है। ये डिज़र्व करता है क्योंकि अभी तक पूरे नेशन को नहीं पता है कि मिस्टर सेतन नामग्याल जो है किस मुश्किलात के सामना जो है उन्हें पूरे लाइफ भर जो है करना पड़ा। वो चीज़ें जो है देश को पता होना चाहिए। तो आज आर्मी की ओर से अच्छे ऑनर के साथ उनको विदा किया। जी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के हवाले से आपको बता दें कि बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत के हवाले से आपको खबर पहले बता दें। इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है। तकरीबन 4 महीने से पटियाला हाउस कोर्ट जिला जज के पास मुस्तकिल जमानत के ताल्लुक से फैसला महफूज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट जज को मुस्तकिल जमानत को निपटाने के लिए कहा है। कि बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की मुस्तकबिल जमानत पर फैसला जल्द ही आ सकता है और फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है। तकरीबन 4 महीने से पटियाला हाउस कोर्ट जिला जज के पास मुस्तकिल जमानत के ताल्लुक से फैसला महफूज है और दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट जज को मुस्तकिल जमानत को निपटाने के लिए कहा है। तो जल्द ही इंजीनियर रशीद की जमानत को लेकर के फैसला आ सकता है। बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से उनके जमानत के हवाले से जल्द ही फैसला आ सकता है। फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत भी जारी की है। 4 महीने से पटियाला हाउस कोर्ट जिला जज के पास मुस्तकिल जमानत के ताल्लुक से फैसला महफूज है और दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को मुस्तकिल जमानत को निपटाने के लिए कहा है। तो फैसला इस हवाले से बहुत जल्द आना है। हमारे साथी खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्द जो है इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत को लेकर के फैसला आ सकता है। आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो जो जमानत का मामला लंबे वक्त से जो है ज़ेर इल्तिवा है, उस पर जो फैसला रिजर्व रखा गया हुआ है तकरीबन 4 महीने से, उसको जल्दी से निपटाए, उसका फैसला करें, उसका निपटारा करें। दरअसल ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में उस वक्त गया था जब स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस की तरफ से ये कहते हुए फैसला रिजर्व कर लिया गया था कि फिलहाल बड़े किसी इशू पर जो है उनको फैसला देने का इख्तियार हासिल नहीं है।
इससे कबल उनकी जो अबूरी जमानत थी उसको लेकर भी जो है जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी और उस पर भी यही कहा गया था कि कोई बड़ा पैसा नहीं दे सकते क्योंकि इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं। और एक टेक्निकल दिक्कत ये थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से उनका जो सीधे तौर पर मुकदमा चलना चाहिए, केस चलना चाहिए, वो राउज रेवेन्यू कोर्ट में चलना चाहिए। लेकिन ये मामला क्योंकि ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में इसलिए चल रहा था क्योंकि इंजीनियर रशीद पर जो इल्जामात हैं वो एनआईए के तहत है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए के इख्तियारात जो है वो पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट को हासिल है, लेकिन उसको एमपी एमएलए कोर्ट के इख्तियारात हासिल नहीं थे। तो ये टेक्निकल दिक्कत थी, लेकिन ये मामला फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से न सिर्फ ट्रायल कोर्ट को लेकर सीधे तौर पर वहां से डायरेक्शन आई है कि इसकी समाअत जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट करेगा, उसके जो जिला जज हैं, जिला जज 3 वो करेंगे। और साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी आई है कि अब इस मामले में जो फैसला रिजर्व रख लिया गया था, जिस पर समाअत पहले ही पूरी हो चुकी है, तमाम दलाइल पहले ही दिए जा चुके हैं, फैसला रिजर्व है, तो उस पर का भी निपटारा कर दिया जाए। क्या फैसला आएगा, क्या इंजीनियर रशीद को जमानत मिलेगी, ये अदालत इसको तय करेगी, लेकिन फैसला उस पर आएगा। और अगर फैसला इंजीनियर रशीद के खिलाफ आता है तो फिर वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे मामले को या डबल बेंच में या उससे आगे बड़ी बेंच में जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के दरमियान अवाम की परेशानियों में मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है और इस दौरान जहलम नदी में डूबने से 8 साला बच्ची की मौत हो गई है। यह हादसा सोनेवारी के बुनियारी शारकी गांव में हुआ है। उधर किश्तवाड़ में एक हामला खातून को मकामी लोगों ने जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 7 किलोमीटर का सफर तय किया। बर्फ से ढके रास्तों पर कंधों पर उठाकर उन लोगों ने हामला को अस्पताल तक पहुंचा। और जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कौमी शाहराहों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। मिट्टी का तोदा गिरने और जमीन खिसकने के वाकयात के सबब मुख्तलिफ शाहराहों पर आमदोरफ्त बंद है। अहम शाहराहें और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक पर बारीकी ब्रेक लगी हुई है। मुख्तलिफ जगहों पर पानी की लहरों में फंसे अफराद का रेस्क्यू किया गया है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। एक कुलगाम की तस्वीर है, दूसरी कौमी शाहराह जो कि बंद पड़ी हुई है, तीसरी जो तस्वीर ये कई मकामात की है जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और कुपवारा की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग की भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, शदीद बर्फबारी और वहां पर किस तरह से रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश भी की जा रही है, वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो कई मकामात की जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तो कहीं पर कौमी शाहराह बंद है और शदीद बर्फबारी से लोगों को कई दिक्कतों का सामना है। तो आज सुबह पीसीआर से हमें 5 बजे फ़ोन आया कि उज दरिया में पुल के पास कोई 11 लोग फंसे हुए हैं। तो हमने बिना देर किए हुए अपनी रेस्क्यू टीम जो हमारी 24 घंटे लड़ रहती है, तो बिना देर किए हुए हम स्पॉट पे पहुंचे। तो हमने देखा जहां पानी बहुत ज़्यादा था तो लोग जो 11 लोग जो फंसे हुए थे ये अपने वहाँ जो शेल्टर बनाया हुआ है उसके अंदर थे। तो हमने बिना देरी करते हुए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और कम समय में ही हमने ये रेस्क्यू को सक्सेसफुल हमने कामयाब किया। कितने लोग थे ये 11 लोग थे। तो सर हम गए थे 2:40 पे इधर चक्कर लगाने, तो सर उधर पानी जो ना उस समय कम था, लेकिन लेबर वाले थे सर 10 बंदे थे अंदर सो रहे थे। तो सर मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठे नहीं है। इतने में सर पानी जो है बढ़ता गया सर, तो पानी सर उस समय का बढ़ ही रहा सर, फिर निकलना सर मुश्किल हो गया। अभी पुलिस वाले आए हुए हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज सर आए थे, इन्होंने सर बड़ी मक्कड़ से हमें बाहर निकाला करते। तो हम रात को पेट्रोलिंग पे थे, तो यहाँ पे हम गार्ड को चेक कर रहे थे अपने सिक्योरिटी की पार्टी को, तो 2:40 पे यहाँ पानी बढ़ गया अचानक। जो हमारा गार्ड था लेबर को उठाने के लिए गया कि पानी का बहाव बढ़ रहा है तो आप यहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट करो। तो अचानक पानी बढ़ गया है तो उस वजह से हमारा गार्ड भी वहीं फंस गया। तो उस वजह से ये दलदल हो रखा था ज़्यादा इलाका, तो जैसे जेसीबी को बीच में डाल रहे थे वो नीचे धंस रही थी। तो हमने देने भाई से रास्ता देखा तो कोई ढूंढ नहीं था। उसके बाद हमने लाइट का इंतज़ार किया कि लाइट होती है जैसे फर्स्ट लाइट होती है तो उस समय हम ये कार्रवाई करेंगे।
तो इतनी देर में हमारी SDR। पिछले कल से जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और आपको बता दें कि इस समय की तस्वीरें आप उज दरिया से देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर 11 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। जी हाँ, आपको बता दें कि देर रात यहाँ पर मजदूर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ पर लगे हुए थे, जिसके बाद उच्च दरिया का पानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि मजदूर आप शेड तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हीं शेड्स में मजदूर जो है वो विश्राम कर रहे थे, जिसके बाद पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके बाद वो चीखते पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं और वहीं उसके बाद SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, जिसके बाद उन 11 जिंदगियों को यहाँ से निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। हालांकि काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर लगी और पानी का उफान जो है, नदी का उफान आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद 11 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बारिश जो है वो अभी भी जिला कठुआ में जारी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से बर्फ़बारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, उसके चलते मौसम ने एकदम से करवट बदली और इस तरह की स्थिति जो जहाँ पर उत्पन्न होगी। हालांकि लोगों के लिए ये वे हिदायत है कि बारिश के चलते नदी नालों के किनारे ना जाएं, लोग जो हैं नदी नालों से दूर रहें ताकि इस तरह की स्थिति का फिर सामना ना करना पड़ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। हाजिन सोनवारी में हाल ही में जमीन धंसने के सबब सड़क मुनहदम हो गई और कई घरों के करीब दरारें पड़ गई, जिससे मकामी दुकानदारों और रिहायशियों में मुसलसल तशवीश पाई जा रही है। एक जानिब इंतजामिया, पुलिस और मकामी लोग आर्जी तौर पर हिफाजती बांध को बचाने की कोशिश में लगे हैं, ताहम खराब मौसम के चलते मुतासरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। मुतासरा खानदानों का मुतालबा है कि उन्हें किसी नज़दीकी महफूज पनाहगाह में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो रिहायशी जगह फराहम की जा रही है वो काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा के अखराजात और ज़रूरी सामान पहुँचाने में मुश्किलात पेश आ रही है। मुतासरीन चाहते हैं कि उन्हें किसी करीबी स्कूल में आर्जी तौर पर ठहराया जाए ताकि उनके लिए रोज़मर्रा के मामलात आसान हो सके। फॉर्चुनेटली कुछ दिनों से हाजिन में दरियाई जहलम का जो बंद है, जिसके ऊपर से एक सड़क भी गुजरती है, उस पर शिरगाफ पड़ गए, क्योंकि जो इसका दरियाई जहलम का बंद है वो सिंक कर रहा था। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सेफ मकामात पर हम रिलोकेट करें, इवैक्यूएट करें। तो वो हमने किया है कल से। इसके अलावा उस बंद को स्टेबलाइज करना, उसको हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ज़रिए से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कल से उसमें काम चल रहा है, वो आज मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह जो ये बंद है जहाँ पर ये सिंक कर रहा है तो वो आज रुक जाएगा। लेकिन साथ में ही हम इसमें जितने भी लोग उस बंद पर रह रहे हैं उस विसिनिटी में, उनको हम रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम उनको इवैक्यूएट करने के बाद वहां पर ठहराएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कुल्लू में पहनाला की ऊंची पहाड़ियों में फटा बादल, बादल फटने से तबाही, बाढ़ के मलबे में दिख रहे हैं दर्जनों वाहन। कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बही, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई गाड़ियां मलबे में दबी। कटरा के मघान इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद, यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताज़ा बर्फबारी, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। सड़कों और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश से तबाही, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान और कई घरों में दाखिल हुआ बारिश का पानी। मंडी में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, NH 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा उड़नी सीधा रुख करते हैं, LG मनोज सिन्हा आ चुके हैं, आपको सीधा उस इवेंट में ले चलते हैं। थैंक यू सर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न भेज गरीबी में नाम पैदा कर। हमारी
गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप रीजनल डायरेक्टर IGNCA न्यू दिल्ली श्रीमती श्रुति अवस्थी जी को फेलिसिटेट करें, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि श्रुति अवस्थी जी दिन रात मेहनत करती रही। इनकी अनथक कोशिशों की वजह से सोन मीरास प्रोग्राम कामयाब हुआ। साथ ही हमारी गुजारिश रहेगी डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब से कि आप हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक टोकन ऑफ लव पेश करें। हमारी गुजारिश अब हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से कि आप अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय बदौरी जी, DIG कश्मीर श्री राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट जी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति अवस्थी जी, ब्रजेश झा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तथा CRPF के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी कलाकार, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, हजारों वर्ष के इतिहास, कला, संस्कृति, शिल्प, परंपरा तथा आध्यात्मिक विरासत को समेटे श्रीनगर शहर के इस हेरिटेज फेस्टिवल 2025 में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में इस शहर के सपनों के साथ जीने का अवसर मुझे भी मिला है। इसके मिजाज को मैंने करीब से देखा और समझा है। पिछले 4-5 वर्षों में प्रशासन के अनेक साथियों ने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तथा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेहनत भी की और मुझे प्रसन्नता है कि पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फिर 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के खिताब से भी नवाजा गया। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ इस शहर की रूह में सांस्कृतिक सांसों को भरने का भरसक प्रयत्न हुआ है। न सिर्फ मुगल गार्डन के संरक्षण का कार्य शुरू हुआ, बल्कि यहाँ की क्राफ्ट की परंपरा को भी पुनर्जीवित करने का प्रयत्न हुआ है। लंबे समय से यह हाट बंद था, 2020 के बाद ही खुला है, यहाँ के कारीगरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मैं मानता हूँ कि श्रीनगर शहर का अपना एक खूबसूरत लहजा भी है और मिजाज भी है। इस शहर में एक मासूमियत भी है। पिछले 4-5 वर्षों के पूर्व श्रीनगर शहर के बासिंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए जब प्रशासन ने अभियान शुरू किया तब एक बात मेरे ध्यान में आई थी और मैंने कई अवसरों पर ये कहा है कि श्रीनगर शहर के सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जीवन ही इसके आधुनिक स्वरूप का, मॉडर्न स्वरूप का आधार बन सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की नई ऊंचाई को यह शहर हासिल कर सकता है।
वजीर साहब का एक शेर है, मैं दोहराना चाहूंगा। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो। वो विशाल हो कि फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चराग बन के जला न हो। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चराग बन के जला न हो। मित्रों, श्रीनगर को मैं भारत की प्राचीन कला का केंद्र मानता हूं, जहां हस्तशिल्प की तमाम विधाओं के साधकों जैसे आर्टिस्ट, आर्टिजन, साहित्यकार, संगीतकार, इन्होंने इस शहर की जीवन शैली को नया आकार देते हुए इस शहर को बराबर जीवंत बनाकर रखा था। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो शहरों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन शहरों को ईंट पत्थर से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि शहरों की सांसों में सांस्कृतिक जीवंतता बहुत आवश्यक होती है। आज भी इंसान अनेक मॉडर्न आविष्कारों के बगैर जी सकता है, लेकिन वो अपनी मजबूत विरासत की जड़ों के बिना बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। आपस में जैसे हम बातचीत करके अपनी भावनाएं एक दूसरे को बताते हैं, उसी तरह संस्कृति और विरासत के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा शहर भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और इसलिए जब मॉडर्न अर्बन लिविंग या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सुविधाएं यहां जुटाई जा रही थी, तब भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया था कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसके साथ इंटीग्रेट हो सके, कला तथा साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियों को भी सृजन का अवसर मिल सके। कभी महाकवि कल्हड़ ने लिखा था, इस पूरे क्षेत्र में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो पवित्र न हो। राजतरंगिणी के अलावा अनेक ऐसे ग्रंथ और शोध ग्रंथ भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, जिनका कमोबेश यही विचार है। श्रीनगर की ऐतिहासिक विरासत, यहाँ के स्थापत्य कला को अभूतपूर्व माना गया है और कल्हड़ के मुताबिक प्राचीन समय से ही नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक नए तरह के सिटी मैनेजमेंट का बंदोबस्त भी यहाँ किया गया था। उस विरासत को पुनर्जीवित करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया। मैं समझता हूँ कि शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पोषण और संवर्धन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निजी तौर पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कला संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अनुभव हमें सामाजिक सामंजस्य और वर्तमान में हो रहे क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदैव मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर को विश्व का एकमात्र शारदा पीठ कहा जाता रहा है। यह वही धरती है जिसके कला और साहित्य में मौजूद आध्यात्म और प्रज्ञा की ज्योति ने मानवता का मार्ग भी इस देश में प्रशस्त किया था। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही गई है कि कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तु प्रमुच्यते। सभी प्राणी कर्म के द्वारा बंधन में बंधते हैं और ज्ञान द्वारा उन प्राणियों का उद्धार होता है। उस महाज्ञान यानी प्रज्ञा को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की धरती ने भारतवर्ष की सामाजिक चेतना को सदैव जागृत करने का काम किया है। मैंने इस बात को बड़े करीब से देखा है कि साहित्य और कला जगत से जुड़े व्यक्तित्वों की सबसे बड़ी हसरत यही रही है कि सृष्टि, राष्ट्र, समाज सभी समृद्ध हो, हर नागरिक खुशहाल हो और जमीन से जुड़ी लोक संस्कृति को ताकत मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने की कोशिश हुई है और मैं कह सकता हूं पिछले 4-5 वर्षों में बेहतर संसाधनों, कल्चर डिपार्टमेंट के सुनियोजित प्रयासों से ऐसी माकूल व्यवस्था बन सकी है
जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर जरूर मिला है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो, थिएटर की शुरुआत हो, कवियों और शायरों की महफिल हो, नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो, पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम, इनको ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, और चाहे सिनेमा हॉल का खुलना हो, फिर से बॉलीवुड की वापसी हो, ये हर एक क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सुनियोजित तरीके से ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। हस्तशिल्प, लोक कला और कलाकार ये सभी समृद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके। मुझे स्मरण है अक्टूबर 2020 में स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अभियान को जब गति प्रदान की जा रही थी, तब भी मैंने विशेष रूप से बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज के साथ साथ हर एरिया में वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस हो जो श्रीनगर की सुंदरता को बढ़ावे, नागरिकों के लिए क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित करे, नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव कर सके तथा कला और संस्कृति से जुड़े साथियों को जीवंत वातावरण प्रदान कर सके। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के कालखंड में श्रीनगर की अपनी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान को काफी हद तक कायम रखते हुए आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं तथा कला, संस्कृति और शहर के जीवंत वातावरण के अनुकूल अनेक पब्लिक स्पेस भी निर्मित किए गए। मैं बात हर्ष से ये कह सकता हूं, कर्तव्य निष्ठा से श्रीनगर का एक ऐसा स्वरूप साथियों ने विकसित किया है जिसमें हमारी आध्यात्मिक विरासत का तत्व भी है, संस्कृति की सुगंध भी है, परंपरा की पवित्रता भी है, आधुनिकता का आवरण भी है और स्मार्ट सुविधाएं भी है। इसी लेखक ने कभी कहा था कि शहर की अपनी एक अलग जुबान होती है। मुझे लगता है बिल्कुल सच है। श्रीनगर शहर का कायाकल्प होते हुए हमने देखा है, विशेष रूप से जो साथी इसमें काम कर रहे हैं उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा किसी स्पिरिट के आधार पर इसका विकास हो सके। और जिस प्रकार आजकल देश के अनेक शहरों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है, वह भी इस बात को बताता है कि हमारी कोशिश कुछ हद तक तो जरूर कामयाब हुई है। साथियों, मूल रूप से देखा जाए तो सांस्कृतिक विरासत में तमाम एलिमेंट्स के अलावा आर्किटेक्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन और लाइफ स्टाइल ये भी शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य सोशल इक्विटी और नागरिकों को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करना होता है। मेरा मानना है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध, ग्रीन, सस्टेनेबल और लिवेबल शहर ही अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन तैयार कर सकता है। इसलिए श्रीनगर शहर में एक ऐसा अर्बन स्पेस क्रिएट हुआ है जहां कलाकार, साहित्यकार बैठ सके और शहर की आत्मा को भी महसूस कर सके। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू, झेलम रिवर फ्रंट साइट, लाल चौक के भ्रमण के लिए जब आप जाएंगे, बेहतरीन अर्बन डिजाइन के द्वारा अर्बन रिवाइवल की इंजीनियरिंग के बीच में आपको इस शहर की सांस्कृतिक धड़कनें भी जरूर महसूस होंगी। साहित्य एवं कला जगत से जुड़े साथियों को याद होगा, ब्रिटिश शासनकाल में श्रीनगर की विश्व के अनेक शहरों से तुलना करने की बड़ी कोशिश हुई। जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हुए, थिंकर्स हुए जो यहाँ घूमने आए, उनमें से ज्यादातर इस शहर की तुलना वेनिस से करते थे। लेकिन ब्रिटिश राइटर स्कॉट ने 1920 में अपनी प्रकाशित किताब में लिखा कि इस शहर की मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता। यह अपने आप में अनोखा शहर है जहां नदियों और मिट्टी से सर्वधर्म संभाव की खुशबू आती है। श्रीनगर हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा का परिचायक और वो प्रयत्न यहाँ किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अन्य छोटे शहरों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बन सके। शहर एक खास
कि विरासत को संरक्षित करने की कोशिश हुई। बनारस की तरह श्रीनगर में भी घाट थे जिनका सौंदर्यीकरण किया गया है। विभिन्न भाषाओं में यूनियन टेरिटरी के लोक नाटक, लोकगीतों तथा संगीत की समृद्ध परंपरा है। आधुनिक समय के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए भी प्रयत्न हुआ है ताकि उन जीवन मूल्यों और विचारों से नई पीढ़ी भी अवगत हो सके। थिएटर की परंपरा को पुनः यहाँ शुरू किया गया है। हस्तशिल्प के यूनिक प्रोडक्ट्स की बेहतरी हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में एक्सपोर्ट बढ़ करके दुगुना हो गया है। आज इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित कलाकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपनी कला के द्वारा समाज में निरंतर जागृति पैदा करें और शहर के व्यावसायिक सांस्कृतिक वातावरण को नया स्वर दें। जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था और आम जीवन में आई समृद्धि ने टूरिज्म पर भी बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला है। मैं स्वयं देख रहा हूं कि नौजवानों में भी इस बदलाव को लेकर के एक नया उत्साह पैदा हुआ है और आजकल रात में कभी पोलो व्यू तो कभी झेलम के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ के नौजवान और नवयुवतियां आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में बह रही नई बयार का मैं प्रतीक मानता हूँ। पवित्र चरारे शरीफ और प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के प्रोजेक्ट भी पूरे हुए हैं। नून ऋषि ने कहा था कि खुदाए छुआ कोई नाव छिस लच्छा जिकर लो सब कच्चा मोह, अर्थात खुदा एक है पर उसके लाखों नाम है। प्रत्येक तुर्रम में उसका ही प्रकाश है। सर्वधर्म समभाव की इसी भावना के तहत चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उनका भी पुनरुद्धार हुआ है। साथियों, देश के अन्य राज्यों से आ रहे लोग जब इस बदलाव को देखते हैं और जब लोक परंपरा संस्कृति ऊर्जावान होती है, तब वो लोगों के दिलों को जोड़ती है। इस राष्ट्र की विविधता में एकता की ताकत को मजबूत बनाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी कलाकारों पर है और उनकी कलात्मक क्षमता को अवसर और संसाधन मिले, इसके लिए प्रशासन कोशिश किया है, आगे भी करेगा। सोन मीरास नामी फेस्टिवल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जिला बांदीपुरा के सोनावारी इलाके में गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी हुकाम से नाखुश है क्योंकि हालिया बारिशों के बाद उन्हें पानी जमा होने की शदीद मसाइल का सामना है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो रही है। मुसलसल पानी जमा होने से गांव वालों में बेचैनी फैल गई है। मीडिया से बात करते हुए इलाके के मकीनों ने निकासी आप के अहम काम में गफलत और ताखीर का इल्जाम लगाते हुए हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। ड्रेन करान मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत गरन मज आंगन मज बनान नबरी नेरन पे तम लंग बूटस प्रान पे ान पे नेरन गरों मज नबर 2 वरी गई कम्प्लीट अकि रेत यह तवज्जो दिवानी ये ट्रेन कम्प्लीट करे अमस थमित कह फुट 50 पत बेस बुत गोल थोमुत ये बंद अगर यह कर जल्दी तो गल यह प्रॉब्लम गरों मज आब वनस जमा यह नबर नेरान कहें किस पे सन बच्चे सान माज बेन कित पे नेरान गरन मज फसामुत तम हेकान नबर नीर बाथरूम मज हेकान नीर वारिया सख्ती वारिया मुश्किलात बदकिस्मती दनिया सिस्टम शायद प्रोजेक्ट अभी 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ मज तथ कर्म 2 वरी ब्रोट कर्म सिर्फ नीम फटस 4 हथ बन 2 वर्यन मज अमस वो बार बार वन वंद ग्रेन ग 2 वर्यन मज नीम फटस 4 सिर्फ अक रेत ये अम ब्रो कह टाइम आव डी सोप विजिट कोर ये तम दस बने 7 दिन अंदर कम्प्लीट मगर वन बुत इनकम्प्लीट ये इनकम्प्लीट थोमुत फटस 5-6 ये फिलहाल ताकि वनस बस्ती मज आब साल मज गमुत जमा सिर्फ ये मसल डी सोपस बे कर गुजारिश मेहरबानी कर तो काम जल्द। बानिहाल और रामसू में बर्फबारी के सबब जम्मू
सतेंगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है। बानिहाल जवाहर टनल के आर पार 6 इंच से 8 तक बर्फ जमा हुई है और ट्रैफिक को रोक दिया गया। उधर रामबन के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बानिहाल सब डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाकों महूमंगत नील पोगल परिस्तान समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक अफसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि बानिहाल जवाहर टनल और काजीकुंड के दरमियान सड़क से बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। गुरेज और तुलेल में इस सीजन की एक और भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की वजह से जहां बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद पड़ी है, वहीं गुरेज तुलेल सड़क के अलावा गुरेज बगतूर सड़क भी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है। जबकि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज तरसीली लाइन भी खराब हो गई है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बर्फबारी के साथ बारिश होने की वजह से इलाके में बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा बढ़ गया है। वादी गुरेज में 2-3 दिनों से बर्फबारी जारी है। काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो चुका है। इस स्नोफॉल की वजह से गुरेज बांडीपुरा का रोड जो है, तुलेल गुरेज का रोड भी जो है वो मुनक़ता हो चुका है। बर्फबारी की वजह से आने वाला जो समर है हमारे लिए वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस बर्फबारी से हमारी बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने जाने की काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं और बाकी भी दिक्कतें आती हैं। इस स्नोफॉल की वजह से मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने घरों से एहतियात बरतने के बाद ही निकले, क्योंकि अभी बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो रही है। इन बारिशों की वजह से एवलांच का काफ़ी खतरा रहता है, तो एवलांच से बचने के लिए हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उधमपुर जिले में तकरीबन 5 से 6 माह के तवील इंतजार के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। खुश्कसाली के सबब तकरीबन सुखचकी तवी नदी अब पूरी तरह आबुताब के साथ बहने लगी है। गुज़िश्ता बारिशों से पहले तवी नदी मुकम्मल तौर खुश्क हो चुकी थी, जिसके सबब मकामी मईशत और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थी। ताहम मुसलसल बारिशों ने न सिर्फ आवाम को राहत पहुँचाई बल्कि किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है। बांडीपुरा जिले के सोनवारी इलाके में वाक़ गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी शदीद पानी जमा होने के मसले से दो चार है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि निकासी आब का काम ताख़ीर का शिकार है, जिसके बाइस पानी घरों में दाखिल हो रहा है और गाँव में आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। रिहायशियों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मुतासर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए निकासी आब के निज़ाम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया ताकि उनकी ज़िंदगी मामूल पर आ सके। गुलाम रसूल लोन गुड जहांगीर बाशिंद जवरी ड्रेन काम करान मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत गरन मज आंगन मज बना नबरी नेरन पे तम लंग बूट प्रान पे ान पे नेरन गरों मज नबर जवरी गई कम्प्लीट कि अक रेत कम यह तवज्जो दिवनी ये कि ड्रेन कम्प्लीट करे अला हुकूमन गुजारिश करान कि तम तम नीतन ये मज बैन तम कर यह ड्रेन जल्द अज जल्द कम्प्लीट कि गसान यह मुश्किलात आसान आब चले सानो आंगनों मज हेको नबर नीर ताकि वनस बस्ती मज आब सालिम गम जमा सिर्फ ये मसल डी साहब बे कर गुजारिश मेहरबानी कर कम जल्द अज जल्द न गया प्रॉब्लम वनस मकान मज आब गम जमा नेरुन अंदर नेरुन मुश्किल अगर इसी पोजिशन हो तम मकान मज वनस अगर 5 मज तम सात 2-3 बाल मज आब सोबस ये गुजारिश करान ये करना जल्द अज जल्द कम क्या कर यह प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ से जारी मुसलसल बारिश ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। कठुआ ज़िले में आज दरिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसके सबब एक्सप्रेस वे की तामीर में मसरूफ मजदूर पानी के तेज़ बहाव में फंस गए। SDRF और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि मजीद बारिशों के सबब पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। तो आज सुबह PCR से हमें 5 बजे फ़ोन आया कि उज दरिया में पुल के पास कोई 11 लोग फंसे हुए हैं। तो हमने बिना देर किए हुए अपनी रेस्क्यू टीम जो हमारी 24 घंटे लड़ रहती है, तो बिना देर किए हुए हम स्पॉट पे पहुंचे। तो हमने देखा जहां पानी बहुत ज़्यादा था, तो लोग जो 11 लोग जो फंसे हुए थे
ये अपने वहाँ जो शेल्टर बनाया हुआ है उसके अंदर थे। तो हमने बिना देरी करते हुए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और कम समय में ही हमने ये रेस्क्यू को सक्सेसफुल हमने कामयाब किया। कितने लोग थे? ये 11 लोग थे। अच्छा, कितनी मशक्कत करनी पड़ी इन लोगों को निकालने में और कितना पानी है इस दरिया में? आप लोग जानते ही हैं जब भी कोई रेस्क्यू चलता है तो मशक्कत तो करनी पड़ती है, तो काफ़ी हमें जो है ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, तो बहुत ही कम समय में हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।